क्या हुआ, क्या करना है, जल्दी बताएं। हाँ तो पीछे से पीछे वाली भी चले जाए ना, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स रहे ना, तो परेशान ना हो। आगे आ जाए, इनको आगे जगह दे दें, सेकंड रो में जगह दे दें। बस परेशान ना हो, अगर रिलैक्स रख रहे जिंदगी में, जो हो गया जी दे देंगे। अच्छा जी, और बात का अच्छा, हाँ जी आगे शिफ्ट करना है, आप इधर आगे आ जाएं, फीमेल आगे आ जाएं। बता दें, अभी भी हल करना है कुछ, क्या हो गया सही, इनसे पूछे ना, मैं क्लास। हाँ तो बस ठीक है, तो रिलैक्स रहा करें, तो परेशान होके ना मसला उठाया करें। ओके, रेशोज के लिए ईपीएस का हम करेंगे, लेकिन अभी अगर रेशोज हम शुरू नहीं करेंगे तो वो पूरा इमेज आपके सामने नहीं आ सकेगा। तो एंड पे इंशाल्लाह दुआ करें टाइम बच जाए जिसमें हम ईपीएस को भी देख सकें। प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। ओके, ये नोट्स अटैच कर दिए जाएंगे सवाल के, लेकिन फिर मैं ये मशवरा दूंगा कि सवाल आप खुद नोट करें सारे साथ। जिनको वो नजर आ रहा है मुझे सेल बताएं 2026 की, बनाएं जी सारे साथ साथ। भाई को मार्कर ला दो अच्छा सा, नहीं रहने टाइम नहीं है। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल दे दें भाई, इधर दे दें, सेकंड रो वाले मांग, नो प्रॉब्लम एट ऑल भाई, क्या मसला है इसमें। 3000 ब्लैक मार्कर। ग्रॉस प्रॉफिट दे दें भाई, प्लीज टाइम ना जाया किया करो, इस तरह की चीज ले लो, इनकार कर दो, चलो खत्म करो। 1000 आगे चलें जी। अच्छा माय डियर, भाई आप क्या मसला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मुराद क्या होता है, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ब्लैक मार्कर जल्दी से भाई, ब्लैक मार्कर जल्दी से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भाई उधर से देखो कोई पड़ा होगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अक्सान खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, अब मुझे क्लास से निकालना पड़ेगा क्या को, प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप। समझ नहीं आ रही आपको मैं कह रहा हूँ, खामोश हो जाए। अच्छा माय डियर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ना बैठे हम नाम दिया करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप लोगों ने बिल्कुल भूल जाना है कि आपने FR1 में रेशियोज पढ़ी हुई है, बड़ा फ्रेश माइंड के साथ। अच्छा भूली हुई ऑलरेडी। अच्छा, इसमें से हम सबसे पहले माइनस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जो है आपको पता है कि फाइनेंस कॉस्ट में सारी चीजें आ जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन लीज हो, जो मर्जी हो। इधर 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 इधर, ये बस बैठ जाए, वो पीछे ये तो लेट आते हैं ऊपर से फिर। अच्छा 200 माइनस 15 185। इसको हम कहेंगे थर्ड लास्ट रो, थर्ड लास्ट रो में इधर बैठ जाए, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर, इधर इधर थर्ड लास्ट रो में नहीं, ये बेंच खराब है, बैठो। व्हाट इज इट, इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ P&L की कंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जब तक आपको कंस्ट्रक्शन समझ नहीं आएगी रेशियोज में मसला आएगा जी।
टैक्स होमवर्क का सवाल हो गया ना, होमवर्क वाला बहुत ज्यादा ही आसान था शायद। टैक्स एक्सपेंस, मुझे तो लगता है कि पास पेपर ही शायद कॉपी पेस्ट हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ टैक्स रेट नहीं दिया हुआ जी, टैक्स एक्सपेंस दे दिया सवाल में। अच्छा जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 150। तो प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फाइनेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन? ओके, अब आप हजरात ऐसा करें कि आप बैलेंस शीट बनाना शुरू करें। क्या बनाना शुरू करें? बैलेंस शीट बनाना शुरू करें। आप आगे हैं, आगे हैं, इधर इधर, वेस्टकोट वाले भाई जगह दे दें, कैप वाले भाई इधर हो जाए। बैलेंस शीट बनाना शुरू करें, बैलेंस शीट। उस्मान को बुलाएं। बैलेंस शीट हम 2 सालों की बनाया करेंगे इधर, इस वजह से कि अक्सर रेशोज में कुछ ऐसी रेशोज होती हैं जिनमें चीज़ों की क्या लेनी पड़ती है, एवरेज लेनी पड़ती है। 2026 की हम पहले बना लेते हैं और फिर 2025 की। ओके, सबसे पहले मुझे एसेट साइड पूरी करवा दें, नॉन करंट एसेट्स, मार्कर लाइएगा। पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 900 जी। इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल एसेट्स 120, 110, 990, 1010। ये नॉन करंट एसेट्स आ गए। जो लेट आए हैं कोई मसला नहीं, बस पी एंड एल बन रहा है। अब हमें कौन से एसेट्स चाहिए माय डियर? करंट एसेट्स। अब हमें कौन से एसेट चाहिए? आगे 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 हैं इस रो में। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज और डेटर्स, इन्वेंट्री, डेटर, कैश एंड बैंक जी। भाई ये क्या देखो ना, डिस्टर्ब करें आप लोग पूरी क्लास को लेट आके। आगे आ जाए, इधर आगे आ जाए, थर्ड लास्ट रो में यही। अच्छा ओके ओके। इन्वेंट्री 270, 170, 175 एंड देन 10। उस्मान को लाओ, ये कॉपी करवा के ला दें। उस्मान, ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने आप को ईमेल कर लें। ओके, टेल मी द टोटल ऑफ करंट एसेट्स, टेल मी द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। 455, 465। हो गया गुजारा? भाई टाइम देखो ना बाबा आने का अपने जी। करंट एसेट्स का टोटल 465। ओके, टेल मी टोटल नॉन करंट एसेट्स। 1445। यूएसबी लें, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको ईमेल करने में इन चीजों में। 1414। ये टोटल बराबर क्यों नहीं आ रहे? और चपेट ये 2026 की एसेट्स हैं, वो 2025 के एसेट्स हैं। 2026 के एसेट्स हैं, 2025 के। क्या है यार, टाइम देखो ना आने का अपने। ओके, अब आप आ जाएं इक्विटी वाली साइड पे। इक्विटी में मुझे बताना शुरू करें, शेयर और रिटेन अर्निंग्स जी। माय डियर, कितना शेयर कैपिटल है? 900 और 900।
और रिटेन्ड अर्निंग 270, 235। टोटल अगर आप करा दें मुझे इक्विटी का 1135, ये इक्विटी का टोटल आ गया। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें लोन भी आएंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे, बॉन्ड्स भी आएंगे, डिबेंचर्स भी आएंगे। जी बोलें। 100 और 150। अब कौन सी लायबिलिटीज आएंगी? करंट लायबिलिटीज। जी नहीं, उधर नहीं, करंट लायबिलिटीज 150 और 160 और 5 और 30 के एक्रूवल्स। क्रेडिटर्स बोलें 150 और 160 और एक्रूवल्स 5 और 30। ओके, टोटल 190। ओके, ग्रैंड टोटल वही। उस्मान, ये व्हाइट बोर्ड के लिए हाइलाइटर नहीं आया मार्केट में, इसको यानी कि हाईलाइट येलो आए, पता कराओ जरा। 1 है, किसी का बिजनेस है इसका? अच्छा, 14 बिजनेस आइडिया आ गया। 1475। अच्छा, आप ऐसा करें कि बस फिर वो उस क्लास के अंदर आप बिठा दें, इधर ले आए, एक बच्चे को इधर, एक को इधर, तो दोनों शरीफ बच्चे हैं। अभी ये एक उसने भी आना है, वो जो इधर बैठते होते हैं भाई, क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला। मतलब बिल्कुल कूल माइंड लगने। ओके, नहीं ये रेशियोज नहीं पढ़ने हैं, ये बॉयज हाइब्रिड से इधर आए हैं। अच्छा, रेशियोज की डिमांड बढ़ गई। अच्छा, अब मोहतरम ये सफ़ा भी हम आपको कॉपी करवा के दे देते हैं, इसकी टेंशन ना लें। मुझे ये बताएं कि बिजनेस में हम सबसे पहले देखने लगे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो आप पहले सफ़े पे घर में जाके P&L बना लीजिएगा, दूसरे सफ़े पे जाके बैलेंस शीट बना लीजिएगा, तीसरे सफ़े पे आज पहली रेशियो लिखें, तीसरे सफ़े पर पहली रेशियो लिखें। और आपको जिस सफ़े पे कहा जाएगा उस सफ़े पे रेशियोज लिखनी है, क्योंकि उन रेशियोज के बारे में जो जो चीज़ें हमने और ऐड करानी हुआ करेंगी इन्हीं सफ़ों में जाके करा दिया करेंगे। आपने एक सफ़े पे कोई भी 2 रेशियोज नहीं लिखनी, अनलेस कि हम आपको खुद कहें। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो हजरात लेट आए हैं वो तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अभी तक हमने क्या बनाया? P&L और बैलेंस शीट बनाया। ओके, हेडिंग दे माय डियर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो जाएगा भाई 10 साल में कॉपी, मान चेती। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मैं रेशियो का नाम बताया करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि आपने नहीं पढ़ा हुआ इससे पहले रेशियोज का टॉपिक, आपने मुझे वो रेशियो बताया करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मकसद ये है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को पकड़ें और डिवाइड करें सेल्स से। जो हमें मार्कअप मार्जिन दिया होता था, तो सॉर्ट ऑफ ये मार्जिन ही निकल रहा है ना, जीपी डिवाइडेड बाय सेल। तो वो जो मार्जिन दिया होता था कंसोलिडेशन के सवालों में, ये वो वाला मार्जिन, बेटा मार्जिन आप लोगों को नहीं निकलना इधर ना, तो जो मार्जिन दिया होता था सवालों में वो हम निकालने लगे हैं। तो जीपी मार्जिन निकालने का तरीका बताएं जो हमने कई सवालों में पढ़ा था। ग्रॉस प्रॉफिट को पकड़ें और सेल से डिवाइड कर दें, यू विल गेट जीपी मार्जिन। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ये कौन सी रेशियो है?
इससे बिजनेस पता चलता है कितना प्रॉफिटेबल है। ग्रॉस प्रॉफिट को खाली कंपेयर नहीं किया जा सकता एक कंपनी के दूसरे कंपनी से, क्योंकि सेल भी देखनी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल भी देखनी होती है, इसलिए जीपी को डिवाइड किया करेंगे सेल से। तो पता चला करेगा कि होंडा ने कितना जीपी परसेंटेज कमाई और फिर कंपेयर करेंगे टोयोटा की कितनी जीपी परसेंटेज है। ओके, लिखें जी ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज। बताएं व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है सेल का? ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है सेल का? दिस वी आर सपोज टू चेक। ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट है? अच्छा, ये दूसरे हाइब्रिड में ना जरा जगह बनवा दें, उधर कोई बंदा भी बिठवा दें, उधर 3-4 लोग आ जाएं जो जरा खुले होकर बैठना चाहते हैं। वैसे ये जगह है, बैठो। सॉरी। ओके, ये जो आपका पहला सफा है, इस पे आपने जीपी परसेंटेज निकाल ली। कितने परसेंट बोले? 25%। अब लिखें फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल। इसकी इंटरप्रिटेशन पहले सफे पे, लेकिन ये छोटी छोटी करके लिखिएगा, ये नहीं कि वो सफे पे 4 लाइनों में लिख दिया, आइंदा जगह ही ना बचे। फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल, फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल we are earning gross profit of rupees 25। बोले ना, for every 100 rupees of sale we are earning gross profit of, बोले कितना? रुपीज 25। 25 का ग्रॉस प्रॉफिट उस क्लास में ले जाए, उस क्लास में। डन। अच्छा, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उधर जगह बनवा दें जरा। शुक्रिया। अच्छा जी, जो लोग लेट आए हैं वो इधर देखें, बल्कि सारे ही एक दफा देख लें, सारे जरा अटेंटिव हो जाएं। ये बिजनेस की क्या है? सेल। ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये है एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस। सुनते जाए छोटी छोटी बातें, अगर अदर इनकम आई तो वो भी ऐड होगी इससे पहले पहले। इसको कहते हैं हमारे ऑपरेशंस का प्रॉफिट। बोले डेट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। ये नोट ना करो, बाद में नोट करो। डेट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इंटरेस्ट माइनस किया तो आ गया प्रॉफिट बिफोर। हाइब्रिड में बॉय जो उधर बैठा हुआ है, भाई इधर देखो ना, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब इसमें से टैक्स माइनस किया तो क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारी पहली बात होगी। दूसरी बात, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में जितने मर्जी आ जाएं, करंट एसेट के अंदर हमने इन्वेंट्री, डेटर और
कैश शो की है जो मशहूर ज़माना है। इक्विटी में शेयर कैपिटल आ जाए, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आ जाए, रिटेन अर्निंग आ जाए, शेयर प्रीमियम आ जाए, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए, सारी चीजें आ जाए इक्विटी के अंदर। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आ जाए, बॉन्ड आ जाए, जो मर्जी चीजें आ जाए, ये सारे लोन, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर तो काफी सारी चीजें आती हैं, टैक्स पेएबल भी आता है, डिविडेंड पेएबल भी आता है, जो मर्जी आ जाए। अच्छा, ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट और पीएनएल का मेन स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब जो सबसे पहली रेशियोज हम निकालने लगे हैं ना, उन सेट ऑफ रेशियोज का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो हाइब्रिड में अभी लेट आए हैं वो तीसरा सफा खोलें और तीसरा सफा खोलकर हेडिंग दें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में नंबर 1 डालें। बोले ना जल्दी नाम इसका, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है, बोले सेल का। आप बता दें ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है सेल का। इसका फॉर्मूला क्या हुआ करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड, ठीक है, ओके। अब आप मुझे, भाई हाइब्रिड में बातें मुझे लगता है हो रही हैं, अच्छा ठीक है। अब मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का जवाब दें। अगर मेरा सेल वॉल्यूम बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर मेरा सेल वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगी? चलें, अब ये जीपी परसेंटेज वाले सफ़े पे थोड़ी सी डिस्कशन लिखें, इसी सफ़े पे थोड़ी सी डिस्कशन लिखें। इफ आई इंक्रीज सेल वॉल्यूम, इफ आई इंक्रीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये लेक्चर आप लोगों ने दोबारा सुनने जाके, आज आपको अगर होमवर्क दिया तो 15-20 मिनट का बस ईपीएस का होमवर्क होगा। अच्छा, इफ आई इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, मिसाल लेते हैं जी, 2022 और 2023, 2022 और 2023, जो मिसाल इस सवाल से हटके होगी उसको बेशक आप डब्बे में एंड पे ले लिया करें। 2022 और 2023 सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, मैंने 4 बोतलें खरीदी 10 रुपए की, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ सेल, 40, और मैंने ये 4 बोतलें बेच दी 12 रुपए की, व्हाट इज माय सेल, 48। आई नीड योर अटेंशन, अन्नी अटेंशन। अब मैंने अगले साल 5 बोतलें खरीदी और 5 ही बेची, डन। अब मुझे बताएं ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, डन। अब मुझे जीपी बताएं, 48 माइनस 40, वो ब्रैकेट तो लगा लेंगे ना, और जीपी 10। अब आप जीपी परसेंटेज निकालें, 8/48, 16.67। ओ, नाउ प्लीज कमेंट समथिंग ऑन दिस, इस पे कुछ कमेंट करें कि मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से जीपी परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ी। मैंने तो बड़ी मेहनत करके इस साल ज्यादा चीजें बेची हैं भाई, उसी के साथ साथ तो जीपी परसेंटेज से सेल की ग्रोथ तो नजर, परसेंटेज से हमें कुछ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसके लिए हमें आने वाले वक्त में किसी और रेशो से हेल्प, कोई और रेशो से हेल्प लेंगे, हम उस रेशो में ये मसला हल करेंगे। अभी हमने मसला पैदा किया है या मसले का हल बता रहे हैं? मसला पैदा क्या किया है, यहां पे हम लाइन लिखेंगे, इफ आई इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम माय जीपी परसेंटेज विल नॉट इंक्रीज, बल्कि विल रिमेन सेम। लेकिन ये सफ़ा आपने खाली छोड़ा हुआ है। इसी सफ़े पे हम किसी दिन आपको ये लाइन भी लिखवाएंगे कि अगर ज़्यादा चीज़ें खरीदने पर बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है परचेज पे, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी पर यूनिट, जिसकी वजह से ओवर माइंड चाहिए, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी और सेल बढ़ जाएगी, उसी जगह रहेगी, जिसकी वजह से शायद जीपी पे इफेक्ट
पढ़े, लेकिन सारी बातें आज नहीं लिखनी, बस एक सादा सी बात लिख लें। बोले, इफ आई इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, it will normally not affect my GP percentage. सफे बांटे। और उसके बाद ये भी लिखना है, चपेड़ क्यों, लॉजिक क्यों नहीं लिखनी? इफ आई इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम तो जीपी परसेंटेज, और बोले विल रिमेन सेम। ये बांटो सर, आप बांटो। सलाम। ओके, अब ये सवाल आपके पास आ गया है, बेहतर तो यही है कि सवाल को यहां से सामने रखें। वजह क्या बनी जी? जब सेल, असल में तो सेल प्राइस और कॉस्ट ऑफ परचेज सेम रही है, तो इसलिए 10 डिवाइडेड बाय 10 नहीं, 2 रुपए डिवाइडेड बाय 12, इधर भी 2 रुपए डिवाइडेड बाय 12 हुआ है। फोकस, प्रॉफिट कितने पहले सवा 2 रुपए पर यूनिट, अगली दफा तो 2 डिवाइड बाय 12, 2 डिवाइड बाय 12 करके देखिए, 2 डिवाइड बाय 12, 2 डिवाइड बाय 12, you will get 16. So if I increase my sales volume, sales quantity, it will not affect, लेकिन एक्सेप्शन भी लिख लें, but by buying bulk quantity, by buying खरीदने से, by buying bulk quantity, आप लोग क्यों नहीं लिखे दोनों? by buying bulk quantity, आगे फिक्रा पूरा कराएं। I can avail trade discount on purchase. I can avail trade discount on purchase. कोई बात समझ आई? अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा? आई विल गेट ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, इससे ये 10 रुपए गिर के 9 रुपए पे या 9.5 रुपए पे चला जाएगा। उसकी वजह से जब ये 9.5 डिवाइड होगा जिस भी साल, तो 2 और 9.5 सारा आएगा, तो फिर ओवरऑल जब 12 में से 9.5 माइनस होगा तो जीपी बढ़ेगा, तो जीपी डिवाइड बाय सेल विल इंक्रीज। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही है जी। क्या लिखा है आपने? बोले, बट बाय बाइंग बल्क क्वांटिटी आई कैन अवेल ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, सो माय जीपी परसेंटेज विल इंक्रीज, जीपी परसेंट इंक्रीज हो जाएगी। डन? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि बिल फर्ज एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, मुझे बल्क क्वांटिटी पे डिस्काउंट नहीं मिला परचेज पे, परचेज बाटा का रेट था, किसी भी दुकान पे जाता था बाटा का रेट था, मैंने सेल बढ़ाने के लिए सेल प्राइस में डिस्काउंट दिया, सेल वॉल्यूम बढ़ाने के लिए सेल प्राइस में डिस्काउंट दिया। कॉलेज वाले ज्यादा सब्जेक्ट बच्चे खरीदें, एक सब्जेक्ट की सेल प्राइस कम कर दी। दुकानों पे बोतल बिक रही थी 60 रुपए के, एक दुकान ने 58 की 50, मार्केट में 60 की, एक दुकान ने 58 की एकदम सारे उधर जाएंगे। सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल वॉल्यूम, लेकिन कॉस्ट तो वही रहेगी। तो फिर क्या होगा? एक मिनट, फिर क्या होगा? फिर ये 10 रुपए वहीं रहेगा,
लेकिन ये 12 रुपए 11.5 रुपए हो जाएगा, तो 11.5 माइनस 10 रुपए जब 1.5 को डिवाइड करूंगा 11.5 से, तो जीपी क्या हो जाएगा? कुछ समझ आई नहीं समझ आई बात? चलें नोट करें, बताएं कोई हाथ खड़ा करके इंग्लिश बताएं क्या बनेगी। टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम इफ, टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम if I give discount on normal selling price, if I give discount on normal selling price, then GP percentage will decrease, GP percentage will decrease. डन, आगे चलें। नहीं वो तो ओवर द इयर्स बदलते हैं, वो और फैक्टर्स हम डालेंगे, वो कोई मसला नहीं। ये तो देखो यूनिट सेम रखे जाते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम रखा जाता था ईपीएस में, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होता था। बिजनेस में तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, है डस्टर कोई इधर? ओके अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं अब इस फिगर को पकड़ूं, इस फिगर को, तो ये इक्वेशन बनेगी पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल। ये हमेशा कम क्यों आएगी जीपी परसेंटेज से? ओके बताएं जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दूसरी, सेम पेज नहीं, पेज तो मैंने कह दिया अगला, अब आप लोगों ने निकालें, पीबीआईटी डिवाइड बाय सेल करें जल्दी। भाई हमारी किताब में भी रेशोज दी हुई हैं, लेकिन आईकैप की किताब के शायद मैं ये 2 सफ़े अटैच कर दूं या समरी कर दूं, वो आईकैप की किताब में भी रेशोज दी हुई हैं। अगली रेशो आईकैप की किताब में जो दी हुई है, आपको शायद नजर सही तरह ना आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं नजर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल। अब इसमें थोड़ा सा चैलेंज ये आ सकता है आपको पीबीआईटी डिवाइड बाय सेल में, कि मे बी आपको पैट दिया हो सिर्फ पेपर में, तो पैट में फिर टैक्स और इंटरेस्ट, यानी 150 जमा 35 जमा 15, ये आ जाया करेगा 200। इसको कहते हैं, असल में ना ये हमारे ऑपरेशंस हैं, ये लफ्ज आपने कहां पढ़ा हुआ है ऑपरेशंस वाला? कैश फ्लो में, कैश फ्लो में ऑपरेशंस। और आपको पता है फिर वो हम टैक्स और वो आमतौर पे कहीं और डालते थे नीचे अलग करके, तो इसलिए ये लफ्ज एक यूज होता है ऑपरेशंस का। अभी तक हमने ना लोन प्रोवाइडर्स को और ना, अच्छा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय सेल्स, डिवाइडेड बाय सेल्स। भाई कह रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जब 200 डिवाइड बाय 4000 लिख देते हैं तो वो इंप्लाइड होता है कि आगे परसेंटेज में जवाब आ रहा है, ये कह रहे हैं ना आप? अच्छा जी, जवाब बता दें 5%। लेकिन आई कैप भी कर रहा है नॉर्म, कई सवालों में तो करते रहे, क्योंकि कुछ रेशोस टाइम्स में आनी है। अब लिखें वो फिक्रा जो आपने पहले लिखा था जीपी वाला। 100 रुपए की सेल ने कितना पीबीआईटी कमा के दिया है? 5 रुपए। इंग्लिश बताए कोई, लिखें फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल्स, फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल्स, बोलें आगे, बोलें बोलें बोलें, वी आर अर्निंग an operating profit of ₹5।
ओके अब इस पे एक डिस्कशन करो भाई, बातें नहीं करनी, इस पे एक डिस्कशन करें। सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से ये परसेंटेज FR1 पढ़ा हुआ है, FR1 पढ़ा हुआ है हमने, भूल जाता है इंसान है यार, क्या हुआ इधर 8वीं के नल वेक्टर भूला हुआ है फिजिक्स का हमें। जी बोलें भाई। नॉर्मली एडमिन एक्सपेंसेस में होते हैं रेंट वगैरह आपकी बिल्डिंग का, और नॉर्मली डेप्रिसिएशन होती है एसेट्स की, दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। आप अगर सेल वॉल्यूम बढ़ाएं तो सेल आपकी बढ़ जाएगी, सेल आपकी, वो मैंने मिटा दिया, सेल आपकी बढ़ जाएगी, सेल बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, लेकिन जीपी की फिगर बढ़ेगी, जीपी की फिगर बढ़ेगी। अब जीपी की फिगर बढ़ जाएगी, मिसाल लें, अच्छा जी पिछले वाली ही मिसाल लें, पिछले वाली मिसाल लें। इफ आई इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, इफ है पिछले वाले सवाल वाला डाटा लिखवाएं, 2022, ओहो अगला साल आगे लिखे हमने, खैर है 2022 2023। आप बताएं सेल कितनी थी मेरी पिछले? 48 इज माय सेल, और आगे 50, जवाब 8 और 10, इट इज माय जीपी। अच्छा अब मैं इस सवाल में डालने लगा हूं एडमिन एक्सपेंसेस, अब मैं इस सवाल में डालने लगा हूं एडमिन एक्सपेंसेस, मैं एज्यूम कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि ये फिक्स्ड है। मेरी बिल्डिंग का रेंट जिसमें मैं रह रहा हूं वो 3 रुपए है। भाई ये क्या नमी आ गई हुई है, बिल्डिंग का रेंट जिसमें मैं रह रहा हूं वो कितनी है? 3 रुपए। 8 माइनस 3, वाई सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से खर्चे नहीं बढ़े? फिक्स कॉस्ट है, ज्यादा चीजें बेच देंगे तो वो जो लेबर हमारे पास काम कर रही होगी शायद उसे 2 दफा जाके चीज ला के उठानी पड़े, लेकिन उसे महीने की तनख्वाह तो वही देंगे। जी जवाब बताएं। जरा कैलकुलेटर पकड़े, 5 डिवाइडेड बाय 48, 10.4। ये क्यों बढ़ गई? ई ऐसे करें, ये 8 डिवाइडेड बाय 48 और 10 डिवाइडेड बाय 60 पहले किया था, वो बड़ी थी नहीं बड़ी थी? नहीं बड़ी थी। क्यों नहीं बड़ी थी? क्योंकि सेल बड़ी है तो साथ कॉस्ट ऑफ, आपको समझ आ रही बात माय डियर? लेकिन 8 डिवाइडेड बाय 48 क्या था बताएं? 16 10 डिवाइडेड बाय 60, why there is increase in my operating profit percentage by increasing sale? Because my admin expenses and selling expenses are normally of fixed nature, depreciation, rent, salaries to staff, these are of fixed nature. So my operating profit percentage बोलें इंक्रीज हो गई। डन, चलें लिखें, कोई फिक्रा बताएं क्या बनेगा? भाई बातें बता दें, आसान आसान है या मुश्किल है? आसान है, चलें लिखें हम साथ साथ लॉजिक भी हम। इफ आई इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम and there is no change in GP percentage, और GP में चेंज ना है, परसेंटेज, and there is no change in GP percentage, operating profit percentage will still increase. Operating profit percentage will still increase.
बोले आगे। बिकॉज नॉर्मली, अच्छा इसमें ना रेशियोज में कंक्लूजन नहीं दिया करना, ऊपर ऊपर से बात घुमाया करनी है। बिकॉज नॉर्मली, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं चीजें। बिकॉज नॉर्मली एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स नेचर। बिकॉज नॉर्मली एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आर ऑफ फिक्स नेचर। लॉजिक लिख लें आप। अच्छा, ऐसे भी कभी हो सकता है कि अच्छा लिख रहे हैं अभी, ये नोट हाँ ब्रो। अच्छा, ऐसे भी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा जीपी परसेंटेज भी कभी बढ़ जाए, फिर उसका इंपैक्ट भी नीचे जाए। जरा देखें, अगर मैंने ये सस्ती चीजें ले ली हैं 49 की बल्क क्वांटिटी की वजह से, अगर मैंने बल्क क्वांटिटी बेचने के लिए बल्क क्वांटिटी परचेज की और सस्ती चीजें ले ली, तो फिर तो ये भी बढ़ेगा। अब जब ये बढ़ेगा तो थोड़ा सा ये भी बढ़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जीपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं डालता, हमारी मिसाल में नहीं डाल रहा। लेकिन अगर सेल किसी वजह से चेंज हो या ये किसी वजह से चेंज हो, तो फिर इसकी परसेंटेज नई वाली आएगी, वो भी किस पे इंपैक्ट डालेगी। तो लिखें फर्दर, इफ जीपी परसेंटेज चेंज, इट विल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब ये नहीं होता कि वो उधर से घुमा के, इनडायरेक्ट मैं मतलब जीपी परसेंटेज चेंज होगी यानी बढ़ेगी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगी। अच्छा, कुछ ज्यादा साइंसदान ना बन जाए, कुछ लोग अब ऐसे होने लगे, ज्यादा साइंस, जीपी परसेंटेज बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। तो इफ जीपी परसेंटेज विल चेंज, देन इट विल, बोले डायरेक्टली चेंज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, अब अगली परसेंटेज जो निकलेगी उसमें हम बोलें किसको पकड़ने लगे हैं, पैट को, और डिवाइड करने लगे हैं अगेन सेल से। ये परसेंटेज मेरे ख्याल से और ज्यादा अब 25 और उससे भी ज्यादा गिर जाएगी। वाई? बिकॉज दो और खर्चे आ गए हैं। कौन से? टैक्स वाला और, लेकिन अगर आपके बिजनेस ने लोन नहीं लिया हुआ और आप एग्जेम्प्ट इनकम कमा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में ये दोनों रेशियोज, लेकिन ये बहुत रेयर चांस है। चलें जी, रेशियो थर्ड, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट ना इसको कहते हैं, लिखें ब्रैकेट में, आपको नोट्स भी बांट दिए, वहां लिख लें। भाई को जरा अच्छे से मार्कर मंगवाओ उर्दू बाजार से। हाँ जी माय डियर, अब भाई नोट्स नहीं मिले इनको, नोट्स की वैसे ऐसे जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है नोट्स दे दें। नेट प्रॉफिट रेशियो, जी बोलें, व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? 1 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100, चलो ठीक है काटो, 3.75%। और किसी को ना मिले? इधर भी नहीं भाई, इधर भी नहीं मिले, तो हाथ खड़े करने थे। सॉरी भाई, रिलैक्स करो ऐसे मौकों में।
फिर एक कम पड़ गया भाई, 2 कम पड़ गए, खुले तो इनको, इन भाइयों के लिए भी लेके जाने हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जब घर वालों ने पूछ लिया दोनों दिन लेट आना है, मैंने कहा हाँ दोनों दिन लेट आना है, सुबह ही बता के सेटिस्फाइड हूँ मैं। और कल वैसे ऑडिट की क्लास भी नहीं है, तो कल इंशाल्लाह टाइमली फारिग हूँ। सरासे से भी मैं पूछ के आया हूँ, नहीं है, नहीं है, सरासे ने कह दिया नहीं है, बरमला कह दिया एक्सप्लिसिटली। ओके माय डियर, अब टैक्स वालों को भी 5 बजे बुलाया हुआ था, उनको अर्ली कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर सब कुछ सेम रहा, ज्यादती कर रहे हैं, मैंने कहा था ना सीए करो, अगर सब कुछ सेम रहा, और चुप, अगर सब कुछ सेम रहा, बॉल पॉइंट जरा मुंह से निकाल, और टैक्स रेट बढ़ गया या लोन लेकर इंटरेस्ट बढ़ गया, तो फिर ये रेशो अगले साल इस साल की बनिस्बत, और अगर किसी वजह से जीपी परसेंटेज बढ़ी तो ये बढ़ेगी, फिर जीपी परसेंटेज बढ़ी तो ये बढ़ेगी, और अगर खुदा ना खास्ता एडमिन एक्सपेंसेस बढ़े तो अगले साल, मैंने कई चीजें आपको कही, अगले साल फर्ज करें लोन और ले लिया तो क्या बढ़ा। प्लीज अलामा इकबाल नहीं बनना, रिलैक्स होके देखिए, कुछ लोग ना, चले मैं भी इस तरह कर। अच्छा बताइए, अगले साल लोन ज्यादा ले लिया तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अगले साल, अच्छा लोन लेके ना असल में इतनी जल्दी एसेट खरीद के सेल जनरेट होना नहीं शुरू होती, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगले साल लोन और ले लिया, या टैक्स रेट 30 से गवर्नमेंट ने 32% कर दिया, और किसी वजह से एडमिन एक्सपेंसेस भी मेरे बढ़ गए, तो ये सारी तीनों चीजें किस पे बुरा असर डालेंगी। लिखें जरा, पहले वो पहली लाइन लिख लेना, ये रेशो बता क्या रही है, फॉर एवरी 100 रुपीज आर ऑफ सेल वी आर अर्निंग नेट प्रॉफिट ऑफ 3.8, for every 100 rupees of sale we are earning a net profit of rupees 3.8. If in next year tax rate increases, we take more loan, if in next year tax rate increases, we obtain more loan, loan से interest पड़ेगा ना, we obtain more loan, or operating expenses increase, और ऑपरेटिंग अभी लिखते हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्रीज, और जीपी परसेंटेज डिक्रीज, और जीपी परसेंटेज डिक्रीज। मैं बताता हूं यार 4 चीजें क्या है, इधर क्यों देख रहे हो। इफ इन नेक्स्ट ईयर टैक्स रेट इंक्रीज, वी ऑब्टेन मोर लोन, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज, एंड जीपी परसेंटेज डिक्रीज, दिस ऑल विल reduce the net profit ratio. It all will reduce the net profit ratio. अच्छा, अब आपने FR1 पढ़ी हुई है, मुझे ये बता दें, ये रेशोज आई क्या पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। मेरा नहीं ख्याल ये रेशोज कभी उसने पूछी है। कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय सेल, एडमिन एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल, डाली नहीं है इसने किताब में। ओ, ये ऐसे तंग करना प्रोग्राम। कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल। अच्छा, इन तीनों रेशोज के साथ कोई लिखने की जरूरत तो नहीं, द मोर द बेटर, ये जितनी इंक्रीज होंगी उतना बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो इन तीनों के साथ मेन पेज पे जाके लिखें, हर तीनों पेजेस पे हायर बेटर, ये ज्यादा होगी तो बेटर होगा, हायर द बेटर। ये तीनों।
अच्छा, दो जो उसने तंग करने के लिए डाली हुई है, जो किताबों में भी दुनिया के कोई खास लिफ्ट नहीं कराएगी उनको, वो बता दें। कॉस्ट ऑफ सेल रेशो जी, कॉस्ट ऑफ सेल 3000 डिवाइडेड बाय 75%। और ऑपरेटिंग, इनको एक ही सफे पे लिख लें दोनों, कॉस्ट ऑफ सेल रेशो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या लेने हैं? एडमिन और सेलिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या लेने हैं? एडमिन और सेलिंग। 800 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, ये दोनों एक ही पेज पे लिखने, चौथी पांचवी। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि ये द लेस द बेटर होंगे ना, क्योंकि ये खर्चे हैं। ओके, द लेस द बेटर। बाकी फिर वो इसकी रीजंस वगैरह देख लिया करेंगे सवाल में, एडमिन खर्चे क्यों बढ़े हैं, वो इतनी आसान चीज़ें होंगी, उसमें कोई इतनी लंबी बहस की ज़रूरत नहीं। ऐसी एक मिसाल नीचे लिख लें, इफ आवर फैक्ट्री रेंट विल इंक्रीज, इफ आवर फैक्ट्री रेंट विल इंक्रीज, तो बताएं। नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो नहीं, जान दें यार। इफ आवर फैक्ट्री रेंट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल रेशो, खर्चे की रेशो है, तो खर्चे बढ़ेंगे तो ये रेशो बढ़ेगी। इफ आवर फैक्ट्री रेंट विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ सेल रेशो विल इंक्रीज। अच्छा, ये देखे ना भाई, देखो वो परेशान क्यों हो रहे हो, इधर देखो, फैक्ट्री का फैक्ट्री रेंट बोल रहा है मैंने। इफ आवर फैक्ट्री रेंट विल इंक्रीज, देन कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो विल आल्सो इंक्रीज। इफ आवर एडमिन ऑफिस एक्सपेंस विल इंक्रीज, इफ आवर एडमिन ऑफिस रेंट विल इंक्रीज, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो विल इंक्रीज। हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। ओके, आखिरी रेशो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की अब आ रही है, 6th रेशो। इन रेशोज के साथ लिख लिया, लेस द बेटर। ओके, ये लिखने तो लिख लें। फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल, आवर कॉस्ट ऑफ सेल इज ₹75 फॉर एवरी रुपीज, फॉर इस तरह की अंग्रेजी में लिख के नंबर लेने हैं। फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल, आवर कॉस्ट ऑफ सेल इज ₹75। ऐसे ही है ना, फॉर एवरी। अच्छा जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आखिरी रेशियो बताएं कौन सी है? एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका एक और नाम भी है, सेल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल बताएं हमारे साल की कितनी है? 4000। इसका फॉर्मूला होता है सेल डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल employed, average capital employed. Now what is capital employed? Capital employed is not capital. Capital employed is not capital. Capital employed is 1170 plus 120. It includes equity as well as long term
इट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटेन्ड अर्निंग इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कैपिटल एम्प्लॉयड. हम घर नहीं लेके जा रहे तो बिजनेस में दोबारा डाल रहे हैं. तो इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. सो प्लीज सर्च द कैपिटल एम्प्लॉयड. दिस इज कैपिटल, but I need average capital employed because it is as on capital employed. It was previous year as on capital employed. So I need average capital employed. Okay. बताएं जी average capital employed कैसे निकलेगा? Average capital employed नीचे जाके कैसे निकलेगा? ओपनिंग कितने? 1 प्लस 1 1 to 85. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितने? अच्छा मुझे बता दें इसमें क्या क्या आया करेगा? इसमें सारी इक्विटी की चीजें आया करेंगी और इसमें लोन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं, डीटीएल नहीं आया करेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं आया करेगी. लोन, रिडीमेबल प्रेफरेंस यानी कैपिटल प्रोवाइडेड. कैपिटल में बी प्रोवाइडेड बाय, इन दोनों चीजों को आप लेके जाते थे कैश फ्लो में, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में. बिजनेस की फाइनेंसिंग इक्विटी से होती है और लोन से होती है. सो दैट्स कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड. सो व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? 1170 प्लस 1290. अब ओपनिंग और क्लोजिंग को जमा कर लें, फिर इसकी एवरेज ले लें. 25. लेकिन ये तो कोई अजीब सी फिगर आ गई दोनों को जमा करके. डिवाइडेड बाय 2. 1288. 1288. थोड़ा सा मेहनत करके निकालना पड़ा करेगा. इट इज माय ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज. Now, what is my sale? 4. Leave it. Now the problem that was created is now resolved. कैसे बताएं? Problem that was created now resolved. असल में अब नीचे जो हमने बेस डाली है ना, वो डाली है कि अब ये परसेंटेज में नहीं आएगी, ये परसेंटेज नहीं है. दिस विल गिव टाइम्स, कितनी दफा. ये हमें ये शो करे कितना आया? 3.1 टाइम्स. अब 3.1 टाइम्स क्या है? 1 रुपया लगा के मैं 3 रुपए की सेल कर रहा हूं. लेकिन बच्चा मुझे ये नहीं, उसके लिए अगली रेशो आने लगी है. बच्चा मुझे ये नहीं, इधर उधर क्या देख रहे, कुछ भी इधर देख, उधर तो मैं वैसे ही जाता हूं. जरा 1 रुपया लगा के 3 रुपए की सेल कर रहा हूं. अब ये 1 रुपये, अगर ये 3 की बजाय 4 हो जाए, 1 रुपया लगा के 4 रुपए सेल, जबरदस्त. 1 रुपया लगा के 5 रुपए सेल. अच्छा इधर मुझे बताएं, अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए तो ये रेशो एक्सेलेंट, क्योंकि नॉर्मली पीछे लोन या वही रहता है. आप एज्यूम कर लो ऐसा बिजनेस है जिसमें रिटेन्ड अर्निंग बराबर रह रही है, साथ साथ हम डिविडेंड दे रहे हैं जो आता जा रहा है. ऐसे एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है. कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है ना बात समझाने के लिए. तो इधर कैपिटल वही रहेगा, लोन और इक्विटी नीचे वही रहेगी. तकरीबन दोनों सालों में लोन और इक्विटी नीचे वही रहेगी, लेकिन सेल वॉल्यूम से खेल रहा हूं मैं, जीपी से नहीं खेल रहा. सेल वॉल्यूम, अब सेल वॉल्यूम बढ़ने से ये रेशो बढ़ जाएगी. क्यों? इसलिए कि क्या मैं अब जो है वो नीचे जो बेस बना रहा हूं वो क्या बना रहा हूं? कैपिटल. वो नॉर्मली बिजनेसेस का सेम रहता है, ऐसे असम्पशन लेने, वो नॉर्मली सेम रहता है. लेकिन अगर सेल बढ़ती जाती है, वही सरमाया लगा के अगले साल फिर सेल ज्यादा, वही सरमाया लगा हुआ है, वही लोन और शेयर कैपिटल है, फिर अगले साल सेल ज्यादा होगी, वही शेयर कैपिटल और लोन है, फिर अगले साल सेल ज्यादा होगी, तो परसेंटेज बढ़ती रहेगी. परसेंटेज बढ़ती रहेगी. पहले इसका मतलब लिखें, टाइम्स का मतलब लिखें पहले. फॉर एवरी 1 रुपीज इन्वेस्टेड इन, वो बोले 1 रुपीज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, आई एम मेकिंग सेल ऑफ रुपीज 3.1.
आई एम मेकिंग सेल ऑफ ₹3.1. डन. उससे भी फर्क पड़ जाएगा, एक्सेल सेल प्राइस बढ़ने से भी फर्क पड़ जाएगा. ये छोटी सी बात लिखनी है, लिख लें. इफ आई इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम then this ratio will increase. If I increase sales volume, then this ratio will obviously increase. अच्छा, इस रेशो को कहा जाता है, स्लैश डालें, एसेट टर्नओवर रेशो. बोले एसेट टर्नओवर रेशो. एसेट टर्नओवर रेशो, एसेट्स हमारे कितना टर्नओवर कमा के दे रहे हैं, एसेट्स हमारे कितना टर्नओवर कमा के दे रहे हैं. लेकिन अगर आपने इसका नाम रखना है ना एसेट टर्नओवर, तो फिर एसेट से मुराद क्या होगा? एसेट से मुराद होगा नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन. बात तो वही आ गई. इसलिए इसका नाम एसेट या नेट एसेट टर्नओवर रेशियो भी है कि एसेट्स कितना टर्नओवर दे रहे हैं. अच्छा नाम वैसे इसका सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन एक नाम ये भी चल रहा है एसेट टर्नओवर. नहीं, लॉन्ग टर्म लोन ही होगा. अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी तो अगर डेफर टैक्स वगैरह तो वो इधर डाल देंगे, लेकिन उस तरह ना सोचो. अभी तो बेस बन रही है, चीजें अब ऐड करना शुरू करेंगे. अच्छा माय डियर, इस फिगर के निकालने का एक और तरीका बताएं, जल्दी करें. 990 जमा 400 माइनस 100. अगर इस तरह चले तो नाम क्या रखें? लेकिन अगर उस तरह चले भी नाम ऐसा टर्नओवर रखा जा सकता है. एसेट्स कितना टर्नओवर दे रहे हैं. डन. लेकिन ये बिजनेस की एफिशिएंसी जरूर शो कर रहा है, लेकिन इससे ये हमें पता नहीं चल रहा कि कितना प्रॉफिट हम घर लेके जा सकते हैं. हो सकते हैं नीचे बहुत ज्यादा खर्चे पड़े हों, वो फिर मसला हो सकता है. डन. ओके. एक फिक्रा बोलने लगा हूं. इफ दिस रेशियो इज डिक्लाइनिंग ओवर ईयर्स, इट मींस दैट आवर एसेट्स आर नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड, या सम आइडल एसेट्स पड़े हुए हैं, एक्सेस एसेट्स, जो कि अभी सेल कमाने में हेल्प नहीं कर रहे. एक कंपनी है जो 2 मशीनें दोनों जबरदस्त चला के सेल कमा रही है. 2 मशीनें दोनों चला के सेल कमा रही है. दूसरी कंपनी है, एक मशीन चलाती है, दूसरी कभी कभी चलाती है. तो इसका मतलब है फिर उस कंपनी की सेल नॉर्मली कम होगी. तो ये लिखें, इफ दिस रेशियो इज डिक्लाइनिंग ओवर ईयर्स, ओवर द ईयर्स कम हो रही है. अच्छा, सफे के कितने हिस्से पे पहुंच गए आप लोग? आधा. यहाँ फिर 2-2 सफे आप लोग छोड़े. आप लोग तो चले, पिछला जो हो गया हो गया. आप लोग तो लुट में चाहिए. आप लोगों ने बता नहीं मैंने आगे क्या क्या लिखवाना था. मैं तो खैर है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, सफे अटैच कर लेंगे. अच्छा हाँ बोलें. इफ दिस रेशियो इज, बहरहाल ये कल का मसला है, अभी आज छोड़े, हमें क्या टेंशन है, अभी आज वाला सफा तो. If this ratio is declining over years, then this means that we are not effectively utilizing our machines, assets. We are not effectively utilizing our non-current assets. Bracket में समझने के लिए machines. We are not effectively utilizing our assets. Non-current छोड़ें. We are not effectively utilizing our assets. Bracket में machines, etc. Intangibles, कुछ भी.
अच्छा, लिखे आगे देयर मे बी पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्यों? इन्वेंट्री मैनेजमेंट पुअर होने से रेशियो क्यों गिरेगी? जल्दी बताएं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पुअर है, कौन सा स्टॉक कब का पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है, जल रहा है, सड़ रहा है, वो सेल में कन्वर्ट हो रहा है? अगर वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वो पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। तो इसका मतलब है, लिखें क्या लिखवाया, दिस मे बी ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। डन? ओके मोहतरम, अब ये हमारी रेशोज खत्म हो गई। प्रॉफिटेबिलिटी, अब जरा तसल्ली से बता दें किस रेशो में मैंने बैलेंस शीट सिर्फ यूज किया है, आखिरी वाली रेशो में। ठीक है, अब हमारी पहली रेशो बता दें क्या थी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। याद रहेगी, रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। दूसरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तीसरी नेट प्रॉफिट रेशो। कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंसेस रेशो को छोड़ें, अगली एक बहुत बड़ी जो दुनिया में यूज आने वाली रेशो है वो क्या है? सेल टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, या कैपिटल एम्प्लॉयड मींस इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, जो फाइनेंसिंग आपने बिजनेस की हुई है। डन? अब अगली रेशो को भी प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, लेकिन उसका नाम है इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यानी इन्वेस्टर उसमें बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। देखें, आईकैप ने भी नाम रखा आगे क्या, प्रॉफिटेबिलिटी ही नाम रखा, लेकिन इसका नाम क्या रखा? इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ओके, अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ही को समझ लें, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम क्या बन गया? आप जरा एक नई हेडिंग डालें, इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। पहले क्या हमने लिखा हुआ था? ये मेरे दिल में आ रहा है, आईकेप की किताब के ये वाले 2 सफ़े अटैच कर दूंगा ताकि ये बात आपको वैसे समझ आ जाए। ओके, बोले माय डियर, इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। नंबरिंग आप शुरू से ही रखे हो, जो 7 8 क्या नंबर बन रहा है? 7। रिटर्न ऑन, नहीं इक्विटी नहीं, मैं अभी कैपिटल एम्प्लॉयड लूंगा पहले। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टेल मी what is my return on capital employed? जल्दी बोलें, what is my return in rupees on capital employed? What is my return on capital employed? ये 200। क्यों? इसके बाद तो कैपिटल प्रोवाइडर्स को पेमेंट कर दी है और इस पैट में से जाके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। सो दैट्स व्हाई वी विल पिक पीबीआईटी। इट इज रिटर्न ऑन। अगर आप ये बाद वाली फिगर लेंगे तो वो तो रिटर्न उसका बनता था 200 टोटल बिजनेस ने कितना कमा के दिया, उसके बाद ये तो इनको पेमेंट्स हो रही हैं। हाँ, बीच में टैक्स आ जाता है, उसका मेरे पास कोई हल नहीं। तो ये नहीं करना कि इसमें से टैक्स माइनस करके कोई चीज, ऐसी कोई चीज नहीं। It is return in rupees on my capital. So after earning this return, I will pay this person, and for this person I will take it to statement in equity and I will pay ordinary shares, ordinary share dividend. याद रहेगा, रटा तो नहीं मारना पड़ेगा कि कहाँ पीबीआईटी लेना है, कहाँ पैट लेना है। It is return on my, so my capital employed is this. So to these persons, for these persons I am earning this. बाद में तो ये अपनी पेमेंट्स मांग रहे हैं बस। तो लिखें जी, फॉर्मूला बताएं क्या बना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो पिछले साल में निकाला हुआ है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय, अच्छा पिछली रेशो के साथ आपने लिख लिया था मोर द बेटर। ये जरा याद करवाते रहा करें, मोर द बेटर। जितने टाइम ज्यादा सेल है वो ज्यादा अच्छी चीज है। अच्छा बताएं माय डियर, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज लेनी है इधर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बताएं माय डियर, व्हाट इज माय पीबीआईटी? 200।
एज ऑन प्रीवियस पेज कितना 1 2 या देख लीजिएगा उधर से ही उठाया इनटू 100 0.16%। अच्छा इनटू 100 इज इक्वल टू 15.5%। जल्दी से नोट कर लें। लिखें जी, अब ये टाइम्स नहीं है परसेंटेज है तो इसलिए लिखें फॉर एवरी 100 रुपीज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, फॉर एवरी 100 रुपीज इन्वेस्टेड इन बिजनेस वी आर अर्निंग रुपीज 15.5। for every 100 rupees invested in business we are earning rupees 15.5। हायर द बेटर भी लिख लें। ओके एक बड़ी जबरदस्त बात लिखें, this should be this percentage should be more, this percentage should be more than the interest percentage on long term borrowings, than the interest percentage on long term borrowings। बताएं क्यों? देखें ना, आप ये परसेंटेज ज्यादा रखेंगे, अगर इंटरेस्ट आप 8-10% पे लें और फिर उससे कमाएं 15% तो ही तो उनको देने के लिए कुछ बचेगा ना, वरना तो कोई फायदा नहीं इसका। ये बात कोई समझ आई? अब नहीं समझ आई? मतलब ये परसेंटेज लोन अगर मैंने लिया 10% पे और ये परसेंटेज आ रही है 15, तो मेरे पास इतना है कि मैं लोन भी दे दूं और शायद टैक्स भी दे दूं, लोन का इंटरेस्ट भी दे दूं, टैक्स भी। तो कुछ समझ आ रही है? मैंने बैंक से लोन लिए 8% पे और मैं कमा रहा हूं 15%। व्हाट डज इट मीन? कि मेरे पास इतना तो है ना कि मैं आगे से जब मौका है तो लोगों को क्या पे कर सकूं। समझ आ गई ये बात? एक छोटी सी बात बस लिखो, डन। अच्छा, ये रेशोज अब आप पिछली पड़ी हुई 2 रेशोज बता दें जिनको मल्टीप्लाई करके भी निकल सकती है बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बेस पे बताएं कि इन 2 रेशोज को मल्टीप्लाई करके ये निकल सकती है। वो रेशो ढूंढें, एक रेशो नहीं, एक रेशो ढूंढें। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, अदर वे, वेल डन। आप लोग खुद ही बता रहे हैं, कोई रट्टा नहीं मारना। अदर वे बताएं, अदर वे, अदर वे। आप लोगों ने नंबरिंग दी हुई है रेशोज को, मुझे नंबर बताएं उस रेशो का। रेशो नंबर 2, और अभी जो थोड़ी देर पहले निकाल लिया है रेशो नंबर 6। अगर रेशो 2 और 6 को मैं मल्टीप्लाई करूं, उस तरह नहीं करूंगा, पहले मैथमेटिकली। रेशो 2 क्या थी बताएं ना? पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल इनटू, इससे पिछली रेशो क्या थी? सेल डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड।
जी, ये एक आपने ऐसी कड़ेच मारी हुई है बीच में किताब के अपने। हाँ, आप बता दें किसको किससे काट दें? सेल को किससे काट दें? सेल से, तो वो जवाब सेम आ जाना है। लेकिन आप लोग तो उस तरह लिख लेना अगर वो कभी पूछे। अब सेल सेल से कट गया तो रेशो तो वही बच गई, पी बी आई टी बड़ा। अच्छा, ये कितनी आई हुई थी? 16.67%। 3.1 टाइम्स 5 इंटू 3 डन। क्या वजह क्या बनी? सेल सेल से कट गई ना। वो बोल रहे हैं ये मैथमेटिकल बात है, ये कोई ऐसे और बात नहीं, मैथमेटिकल बात है। दूसरा पार्ट बनाओ।